कहां तक पढ़ लिया कल? ब्लैक बॉडी, ठीक है। दो बेटा, रेडिएशन में नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब बेसिकली जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो भी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे ही बेस्ड है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किस पे बेस्ड है, आंसर देना है क्या, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, राइट। उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बट ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कूलिंग के लिए। और कोई ऑब्जेक्ट कूल तब हो सकता है जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूटन का नाम जुड़ा हुआ है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से ज्यादा रहेंगे। तो समझ लो पहले, मान लो हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसका टेम्परेचर कितना है T1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है T2। एनसीईआरटी में शायद ऐसे दिया होगा कि यहां पे T1 और यहां पे T2, राइट। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, T1 और T2 अपने अपने जगह पर रिप्लेस हो जाएंगे। तुमको ध्यान रखना है कि T1 का मीनिंग क्या है और T2 का मीनिंग क्या है। तो T1 जो यहां पे लिखा हुआ है वो क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और T2 हम यहां पे क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, राइट। ये हम ले रहे हैं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। यही देखना है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या है। तो अगर हम यहां पे क्या करें, लिखें कि भाई रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यहां से लिखा जा रहा है माइनस dq डिवाइड बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T2। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा उतनी तेजी से हीट क्या करेगा, लॉस करेगा। और यहां जो माइनस साइन है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि जो हीट है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, राइट। वो ये इंडिकेट कर रहा है। यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। जो कांस्टेंट लगाया हुआ है वो लगाया मैंने कैपिटल के। अभी जो कांस्टेंट लगाया वो क्या लगाया, कैपिटल के। जो कैपिटल के है, जो कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मटेरियल लिया हुआ है और उसका सरफेस एरिया कितना है। अलग अलग टाइप के मटेरियल का जो रेट ऑफ कूलिंग है अलग अलग होगा, है ना। सिंपल से तुम रख सकते हो कि भाई एक जगह पे लोहे को गर्म करके रख दिया, एक जगह पानी गर्म करके रख दिया और एक जगह पे कोई और मटेरियल को गर्म करके रख दिया है, तो वहां से जो रेट ऑफ लॉस होगा वो मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। दूसरा, ये जो कांस्टेंट है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका सरफेस एरिया कितना है, राइट। एक हमने क्या कर लिया है, लोहे का या आयरन का लिया हुआ है, मान लो स्फेरिकल है, और एक लोहे का लिया है जिसका सरफेस एरिया और ज्यादा है, वॉल्यूम उतनी ही पर सरफेस एरिया ज्यादा है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। तो हम यहां पे कहेंगे कि जो के है, राइट, जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल एंड सरफेस एरिया, टाइप ऑफ मटेरियल एंड सरफेस एरिया, राइट। इन पे डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा dq इक्वल टू, ये टर्म इधर अगर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के T1 माइनस T2। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि भाई जो dq होता है उसको लिखते हैं क्या, ms डेल्टा t। dq की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे। जब dq की वैल्यू यहां पे क्या करेंगे, पुट करेंगे तो ms बाहर आ जाएगा और यहां पे आएगा dt डिवाइड बाई स्मॉल dt, राइट। ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट। टाइम के साथ जो टेम्परेचर वो कैसे चेंज हो रहा है। और ये आ जाएगा कैपिटल के T1 माइनस T2। अगर ms को दूसरे तरफ ले जाएं, माइनस भी है यहां पे, तो ये मिलेगा dt डिवाइड बाई स्मॉल dt इज इक्वल टू k डिवाइड बाई ms T1 माइनस T2। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई किस रेट से कूल हो रहा है, उसके लिए k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट और s भी कांस्टेंट है, राइट। जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा, ऐसा नहीं मास चेंज हो जाएगा या मटेरियल की स्पेसिफिक कैपेसिटी चेंज होगी, तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है ये पूरा भी क्या है, कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल के से। यहीं पे क्या केयरफुल रहना है। पहला जो कांस्टेंट है वो क्या है, कैपिटल के, और कैपिटल के डिवाइड बाय कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट किया किससे, स्मॉल के से। सिंबल्स वही यूज कर ले रहा मैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं कहीं पे अलग टाइप के सिंबल यूज हो सकते हैं। तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये हमें मिलेगा क्या, dt डिवाइड बाय स्मॉल dt इज इक्वल टू माइनस के, स्मॉल के है T1 माइनस T2। अब जो तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, राइट, जो तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो इस इक्वेशन से करना है। कैसे न्यूमेरिकल आएंगे वो अभी हम क्या करेंगे देखेंगे, बट केयरफुल रहना, इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी न्यूमेरिकल हमको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं इसमें, वो इसी पॉइंट से करने हैं। बट हमें यहां पे रुकना नहीं है, इसको हम फर्दर एक दो स्टेप और आगे लेके जाएंगे। आगे लेके जाने कहने का मतलब है कि इसको हम लिख रहे हैं dt डिवाइड बाई T1 माइनस T2 इज इक्वल टू माइनस के dt, और पूरा निकालने के लिए हम इसे क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेट। यहां पे इंटीग्रेशन लगेगा 1/x dx का, और 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx ln x। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, ln T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, माइनस के बाहर निकलेगा dt का इंटीग्रेशन t।
अगर दोनों साइड एंटी लॉग ले लें तो एंटी लॉग ऑफ लॉग कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2। और एंटी लॉग का दूसरा मतलब होता है इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना, तो e टू द पावर माइनस के, तो T1 इज इक्वल टू आ जाएगा T2 प्लस e टू द पावर माइनस KT। बेसिकली यहां तक हम इसको क्या करते लाते हैं, बट जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, हम उसको यहां से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चेंजिंग टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस के, कांस्टेंट है, T1 है टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और T2 है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो T2 इक्वल टू T1 प्लस, तो वो T1 और T2 को यहां पे क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। अब यहां पे जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। और याद करो एक्सपोनेंशियल का मतलब समझाया हुआ है ऑलरेडी, समझाया नहीं समझाया। और वहां पे दो चीजें बोली थी मैंने, एक मैंने बोला है कि अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर x है और दूसरा है y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x है, तो इनका मीनिंग अगर कहीं पे y इज इक्वल टू e टू द पावर x है, इसका मतलब क्या है, वो क्या हो रहा है, बेटा फंस जाओगे, बहुत जल्दी डांट खाओगे। अभी पूरा हिंदी मीडियम यही सुन के आ रहा है, एकदम हल्के में नहीं लेना, एकदम सीरियस रहना इस जगह पे, फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा और बहुत बुरी तरह से डांट खा जाओगे। पढ़ाया हुआ है, बोला भी था मैंने, y इज इक्वल टू e टू द पावर x क्या है यहां पे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर e टू द पावर x है तो क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x है तो क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल डिके। जो चीज पढ़ाया हुआ है बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत मेहनत की है मैंने बेसिक पढ़ाने में, तो जो पढ़ाया हुआ है याद रखना चाहिए, ताकि इसीलिए पढ़ाया हुआ है कि जब उसका काम आए तो उस टाइम पे समझाने की जरूरत ना पड़े, वो कॉन्सेप्ट तुम समझने में ध्यान दो। तो दो चीजें हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर x और y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। अगर प्लस में है तो ये बताता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और अगर माइनस में तो ये बताता है एक्सपोनेंशियल डिके। और याद करो एक्सपोनेंशियल डिके का मीनिंग समझाया हुआ है, एक एग्जांपल लिया हुआ था। कौन सा एग्जांपल, पैसे खर्च करने वाला, याद आ रहा है कुछ? तो उस टाइम पे भले तुमको एक्सपोनेंशियल निकालना, लॉग निकालना, एंटी लॉग निकालना आए चाहे ना आए, पर उसका कॉन्सेप्ट जो है, उसका बेसिक जो है, उसका मीनिंग जो है, वो मैंने तो क्या कर दिया था, समझा दिया था। यहां पे हम ये देख रहे हैं कि भाई जो टेम्परेचर है वो एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, राइट। e के पावर माइनस KT आ रहा है, मतलब वो टाइम के साथ कैसा कम हो रहा है, एक्सपोनेंशियली। और किसी चीज का एक्सपोनेंशियल कम होना या एक्सपोनेंशियल बढ़ना, इसका मीनिंग याद करो बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। समझाया कि नहीं समझाया? दो टाइप के केसेस लिए थे, एक तुम लोग जो खर्च कर रहे हो और एक मैं खर्च कर रहा हूं। तुम लोग का जो खर्च करना था वो कैसा था, समझदारी से, राइट। अगर तुमको मंथ के शुरू में 9,000 रुपए मिल जाए और पूरे एक मंथ खर्चे चलाने हैं, तो हर दिन तुम कितने खर्च कर रहे थे, 300 रुपीज। भाई तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रांग है, 30 दिन में 9,000 खर्च करने हैं, तो पर डे 300 रुपए खर्च कर रहे थे तुम, तो पर डे 300 रुपए खर्च कर रहे थे, तो 9,000 से 8700, 87 से 84, 84 से 81, ऐसे करते हुए पूरे मंथ चला। पूरे मंथ में अच्छा खाना खा सकते थे, अच्छी बात। इस तरह के जो डिके हो रहा है, तुम्हारा भी तो अमाउंट कम हो रहा है, इस तरह का जो डिके है, इस तरह का कम हो रहा है, वो कौन सा है, लीनियर डिके। तुम्हारा जो अमाउंट है वो लीनियर फॉर्म में कम हो रहा है, और तुम्हारा रेट ऑफ खर्च करना कांस्टेंट है। पर डे 300 खर्च कर रहे हैं। मैं कैसे खर्च कर रहा था, एक्सपोनेंशियली, पागलों की तरह। मैं कैसे खर्च कर रहा था, एक्सपोनेंशियली। जब मुझे पैसे मिले 9,000 रुपए, तो मैं बिल्कुल यार अमीर, पार्टी हुई, 9,000 में से 3,000 की पार्टी हो गई, एक दिन में 3,000 रुपए खर्च हो गए। अगले दिन नींद खुली तो समझ में आया यार इतने दिन से तो काम नहीं चलेगा, 3 दिन में खत्म हो जाएंगे सारा। तो मेरे पास जब इनिशियल अमाउंट ज्यादा था तो मैंने खर्चा भी, तो जब इनिशियल अमाउंट ज्यादा था तो मैंने खर्च भी ज्यादा किया था। जब खर्चे ज्यादा किए थे तो मेरा अमाउंट बहुत तेजी से कम हुआ था। लेकिन फिर अगले दिन होश ठिकाने आए कि यार 3,000 रुपए पर डे खत्म करेगा तो 3 दिन में निपट जाएंगे। तो मैंने अपना रेट ऑफ खर्च करना क्या किया, कम किया। क्यों? क्योंकि मेरा इनिशियल अमाउंट भी क्या हो गया था, लेकिन इतना भी कम नहीं, 1,000 रुपए खर्च किया अगले दिन। फिर 1,000 से खर्च करते करते 500, 400 ऐसे खर्च कम करते गया। 27वें 28वें दिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए बचे। शुरू में 3,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, बाद में 50 रुपए 60 रुपए खर्च कर रहे हैं। जब 50 रुपए बचा तो 20 रुपए खर्च कर रहे हैं। करते करते 1 रुपए बचा तो 50 पैसे के क्लियर्स खा रहे थे। थ्योरेटिकल आ गए, है ना, तो थ्योरी पे आ रहे। क्यों? क्योंकि मेरा जो नेचर है खर्च करने का वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि भाई जो रेट ऑफ खर्च करना है वो डिपेंड करेगा इनिशियल वैल्यू पे। जब इनिशियल वैल्यू कम हो रही है तो रेट ऑफ खर्च करना भी कम हो जा रहा है। अच्छा, कहीं कहीं पे दिमाग में आता है सर एक्सपोनेंशियल जो डिके होगा बहुत तेजी से कम होता है। ऐसा होता है पर हमेशा ट्रू नहीं है, राइट। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल जो डिके है वो बहुत तेजी से कम होता है, बहुत तेजी से खर्च होता है, तो ऐसा जरूर हम कह सकते हैं कि हाँ ट्रू है, पर हमेशा नहीं। क्यों नहीं? शुरू में 3,000 खर्च कर रहा था,
1000 खर्च करते हो, तुम कितना खर्च करते? 300-300 रुपए। तो उस टाइम में नो डाउट मेरा खर्चा तुमसे ज्यादा था। 20 तारीख के बाद देखो, तुम 300 खर्च कर रहे हो, मैं 50 रुपए, 40 रुपए, 10 रुपए, 5 पैसे, 5 रुपए ऐसे खर्च कर रहा। तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब रेट ऑफ खर्च करना एक्सपोनेंशियल में लीनियर से कम भी हो जाता है। दूसरा, तुम्हारा अमाउंट तीसरे दिन जाके खत्म हो जाएगा, मेरा अमाउंट खत्म होगा कभी भी नहीं। जब 1 रुपया बचेगा ना तो मैं 50 पैसे खर्च करूंगा, जब 1 पैसा बचेगा तो मैं आधा पैसा खर्च करूंगा थ्योरेटिकली। तो मेरा अमाउंट जीरो होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। अब सेम यही कॉन्सेप्ट है, निकालना आता है नहीं निकालना तो केमिस्ट्री में सीख लो, मैथ्स वाले मैथ्स में सीख लो। राइट? कॉन्सेप्ट ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ ठंडा होना है, जिस तरह से वो क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, वो एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ तो वो ठंडा भी ज्यादा तेजी से होगा, उसका रेट ऑफ कूलिंग भी बहुत ज्यादा होगा। और जैसे जैसे उसका इनिशियल टेम्परेचर कम होता जाएगा तो उसका रेट ऑफ ठंडा होना भी कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे कूल होगा। मतलब सीधा है, गर्म पानी गुनगुना जल्दी होगा, गुनगुना पानी ठंडा जल्दी नहीं होगा। बात आई है समझ में? गर्म पानी ज्यादा गर्म होता है, बहुत तेजी से ठंडा होता है, राइट? क्योंकि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या है? ज्यादा। गुनगुना हो गया, पर गुनगुना पानी ठंडा हो जाए ऐसा जल्दी नहीं होता, क्योंकि अब इनिशियल टेम्परेचर क्या है? कम है, तो उसका रेट ऑफ ठंडा होना भी कम हो जाता है। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं ऐसी चीज जिससे तुम घर में डांट खाने से बच जाओगे। ठंड का टाइम चल रहा है, कई बार ऐसा हो, चलो अभी तो तुम हॉस्टल में हो, पर जो घर में रहते कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमने पानी गर्म किया है नहाने के लिए, पर ये ठंड है। जब हमने पानी गर्म कर लिया नहाने के लिए तो हम तुरंत नहाने जाएं, ऐसा जरूरी हम हर कोशिश कर लेते हैं कि नहाने को कैसे टाला जाए। उस टाइम में हम काम तक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये लाना था क्या, मैं लेके आता हूं, ऐसा हुआ ही नहीं तुम्हारे साथ? राइट? तो ठंड के टाइम पे जनरली हम यही करते हैं कि भाई पानी तो हमने गर्म कर लिया, पर हम कोशिश कर लेते हैं कि कैसे नहाने को टाला जाए, कैसे डिले किया जाए। अब हो ही जाता है कभी कभी कि पानी तो हमने गर्म कर लिया है, पर हमारे इन हरकतों की वजह से पानी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। अब वो पानी ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, गुनगुना हो चुका है। अब एक बाल्टी तो पानी गर्म करते, 3 से नहाना तो 3 बाल्टी पानी थोड़ी ना गर्म करते हैं। ये मेरे जैसे लोग के लिए जो इमर्सन रॉड से गर्म करते हैं। गीजर वालों तुम्हारे लिए नहीं है, तुम रहो अपने उसमें, गीजर वालों के लिए काम नहीं है। अगर हमको नहाना है तो भैया एक ही बाल्टी पानी गर्म करते हैं, फिर उसमें मिलाते हैं। अब एक बाल्टी पानी हम गर्म कर चुके जो कि गुनगुना हो गया है। अब अगर जाएंगे और उसमें ठंडा पानी और मिलाएंगे तो वो और ठंडा हो जाएगा। एक तो वैसे ही नहीं नहाना है, नहीं नहाने का और बहाना मिल गया। अब जिनके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स की तरह हैं, वो ये जानते हैं कि अगर तुमने उस पानी को दोबारा गर्म करने की हिम्मत की तो अगला हिरोशिमा नागासाकी घर में ही हो जाएगा। अगर मम्मी ने दोबारा उस गर्म पानी को गर्म करते देख लिया तो यह न जाने क्या क्या होता है, नहीं होता है? हुआ है, या तो पानी के साथ नहीं तो चाय के साथ तो हुआ ही होगा। अगर मम्मी ने चाय गर्म कर दिया और वो ठंडा होकर दोबारा गर्म करना तो पूरा बिल, बिजली बिल, राइट, गैस, पॉल्यूशन, हर चीज तुमको गिरा देंगी। हुआ है? हाँ, राइट। जिन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, भैया बहुत लकी हो तुम, अच्छे पेरेंट्स मिले, जाके बिल्कुल दंडवत प्रणाम कर लेना तुम घर जाके आज, जिनके पेरेंट्स दोबारा पानी गर्म करने पे डांट नहीं खाते। लेकिन हमारे जैसे हमको पता है। तो अब होता यह है कि अगर पानी ठंडा होगा और दोबारा हम गर्म करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे डांट तो हमको सुनना ही सुनना है, डांट तो हमें पड़ेगी। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी का इनिशियल टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, तो बहुत तेजी से हीट क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, और लॉस करते करते गुनगुना हो गया। अब उसमें और ठंडा पानी मिलाएंगे तो फर्दर और ठंडा हो जाएगा। तो सही तरीका यह है कि अगर हमने पानी गर्म कर लिया और हमको ऐसा लग रहा है कि यार हम अभी नहीं नहाना चाह रहे, थोड़ा डिले करना चाह रहे हैं, तो उसमें जाके पहले ही जो ठंडा पानी तुमको मिलाना था वो मिला दो, जिससे वो क्या हो जाए? गुनगुना। अब अगर वो गुनगुना हो गया है तो उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कम होगा, वो इतना हीट लॉस नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये बताता है कि भाई टेम्परेचर का जो कम होना है वो कैसा है? एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल कम जहां जहां होगा उसका कॉन्सेप्ट हमने अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ है कि हमको बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ इस तरह से कि भाई मान लो वो चाय है जिसमें हमने क्या किया? टी को ब्रू करके रख लिया हुआ है, मिल्क अभी मिलाया नहीं हमने। ऐसे चाय पिया कभी? भाई 2 टाइप के चाय बनते हैं, एक तो इसमें जिसमें सिर्फ चाय पत्ती को ब्रू करके रख लिया जाता है और उसमें बाद में कितने चम्मच चीनी, वो चोचले वाले, कितना शुगर, वैसे। और एक हम लोग चाय बनाते हैं, दूध भी डाल दिया, शक्कर भी डाल दिया, चीनी भी, अदरक, इलायची, लहसुन, प्याज सब डाल के गर्म कर रहे। अगर तुम कायदे से देखो तो चाय में ना जाने कितनी चीजें पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती? तुलसी पत्ते डाल दिए, इलायची डाल दिया, ये तेज पत्ते आजकल डालने लगे हैं, वो सब बहुत है। चाय का मसाला आने लगा है।
और चाय ऐसे निचोड़ रहे हैं, इतना सारा मसाला और उससे टपक 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 3 बूंद चाय निकली। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चोचले वालों की, जो क्या कर रहे हैं, चाय को ब्रू करके रहे हैं और बाद में दूध मिला रहे। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि मान लो एक पर्सन है जो अपने फ्रेंड का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, उसने चाय क्या कर लिया, बना के रख लिया और उसको क्या करना है, दूध मिलाना है। दूध का टेम्परेचर नॉर्मल है, ना ठंडा है ना बहुत ज्यादा गर्म है। अब उसको चाय सर्व करना है तो उसको क्या करना चाहिए, पहला तो वेट करना चाहिए और वेट करने के बाद जब वो आए तब उसमें मिल्क मिलाना चाहिए। दूसरा है पहले मिल्क मिला के रख लेना चाहिए और उसका फिर वेट करना चाहिए। क्या कंडीशन ज्यादा ठीक रहेगा, राइट, पहले ही मिल्क मिला के रख ले, क्योंकि अगर उसमें मिल्क नहीं मिलाएंगे, मिल्क का टेम्परेचर नॉर्मल है, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, लेकिन चाय गर्म है। अगर चाय गर्म है, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी, अगर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ज्यादा होगा तो भैया जल्दी ठंडा होगा। उसमें दूध तुमने और मिला दिया, वो फर्दर और ठंडा हो गया। तो हमने क्या किया, उसमें मिल्क मिला दिया, तो जितना मिल्क को हीट लेना था उतना ले लिया, इनिशियल टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। अब इनिशियल टेम्परेचर कम हो गया तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कम हो जाएगा, वो उतना ठंडा नहीं होगा जितना पहले केस में हो गया। राइट, जहां जहां एक्सपोनेंशियल का वर्क करेगा बेटा, कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, हर जगह पे यही कहानी होगी। अगला एक्सपोनेंशियल डिके हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी में। इनिशियल अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो डिके भी क्या होगा, ज्यादा होगा, रेडियो एक्टिव डिके। और जैसे जैसे वो कम होता जाएगा रेडियो एक्टिव डिके भी। इसी को केमिस्ट्री में तुम पढ़ रहे हो, कहां पे, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, वहां भी तुम यही पढ़ते हो। इनिशियल अमाउंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, फिर वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये सारी चीजें हम क्या करते पढ़ते हैं, ये नॉर्मली लाइफ में भी एप्लीकेबल है। राइट, एक्सपोनेंशियल डिके का कॉन्सेप्ट इस तरह से, मान लो कभी ऐसा हो जाए, फिलहाल तो तुम्हारे साथ नहीं होगा, कि अगर तुम पे उधार है और तुम्हारे पास अचानक से पैसे आ गए और तुमको 2 चीजें करनी, उधार भी देना है और खर्चे भी करने। जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हमको लगता है खर्चे क्या करें, ज्यादा करें। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम खर्चे भी ज्यादा तेजी से करोगे, फिर बचा कम, उधार भी देना है। पहले सही तरीके से क्या करना चाहिए, पहले जो उधार है उसको पटा दो। राइट, तुम्हारे पास अमाउंट आया, उससे जितनी उधारी थी सब तुमने क्या कर दिया, चुकता कर दिया। इनिशियल अमाउंट कम हो गया, इनिशियल अमाउंट कम हो जाएगा तो रेट ऑफ खर्च करना भी कम हो जाएगा। वो टेम्पटेशन होती है ना, हाथ में पैसे होते तो ऐसे कहा, जरूरत है क्या, ये कल जरूरत है मुझे, लाओ दो, कुछ भी, किसी भी चीज की बात आई समझ में, है ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो एक्सपोनेंशियल डिके का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में पकड़ा हुआ है तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल डिके या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्वेश्चन बना सकते हो। रही बात न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल यहां से अटेम्प्ट नहीं करना है, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है इस पॉइंट से, dt बाई स्मॉल dt, मतलब चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, या कितने टाइम में चेंज हो रहा है, माइनस कांस्टेंट। कांस्टेंट डिपेंड करेगा किस टाइप का मटेरियल है, कभी देगा कभी नहीं देगा, नहीं देगा तो निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। T1 क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, और T2 क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। पहले जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी ठंडा होगा, और बाद में टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो वो जब करना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो यहां से करेंगे, वो भी करके देखते हैं, है ना। उसके वीडियो तुम यहां तक तो नोट करोगे। जो पानी वाला एग्जांपल था तुम उसको लिख लेना, ऐसे लिखना कि तुमको समझ में आए, और नहीं समझ में आया ना बिल्कुल तुम नॉर्मल लिख सकते हो कि भैया गर्म पानी गुनगुना जल्दी होगा, पर गुनगुना पानी ठंडा लेट में होगा। इतना समझ जाओगे। ये तो नहीं पूछो सिर्फ नहाने धोने की बात कहां से आ गई बीच में, चलो नोट करो। राइट, न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो भी लिख लो। An object takes 5 minutes. An object takes 5 minutes to cool from 70 degrees Celsius. An object takes 5 minutes to cool from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. To 60 degrees Celsius. Then find the temperature, find the time. Then find the time taken by object to cool from 60 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Then find the time taken by object to cool from 60 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Temperature of the surrounding is 30 degrees Celsius. Temperature of the surrounding is 30 degrees Celsius. तुम ट्राई करोगे खुद से, ठीक है ना। फॉर्मूला बता दे रहा, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, dt बाई स्मॉल dt इज इक्वल टू माइनस के T1 माइनस T2। न्यूमेरिकल के लिए इसी को यूज करो, है ना। करो, ट्राई करो।
आएगा 7 मिनट्स। समझो करना क्या है। पहला केस दिया हुआ है 70 से 60 जा रहा है 5 मिनट में, तो वहां से पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, इस कांस्टेंट को पुट करेंगे सेकंड में और वहां से टाइम निकालेंगे। फिर पहले हम देख रहे हैं कि जब ये 70 डिग्री सेल्सियस से कहा जा रहा है 60 डिग्री सेल्सियस में, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम में हुआ है ऐसा 5 मिनट्स में, राइट। के की वैल्यू निकालेंगे, T1 की वैल्यू टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, इसका एवरेज। ना तो 70 लेना है ना तो 60 लेना है, क्या लेना है एवरेज। तो देगा 70 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 मतलब 65 डिग्री सेल्सियस, और T2 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे हम पुट करेंगे, राइट, dt डिवाइड बाई स्मॉल dt मतलब 5 मिनट इज इक्वल टू माइनस के, और यहां से लिखेंगे क्या 65 माइनस 30। तो यहां से माइनस के की वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2 डिवाइड बाई, राइट, ये कितना बचा हमारे पास 35, 10/5, और ये वाले इक्वेशन नंबर 1 के की वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे किसमें सेकंड में। फिर हमें देखना है कहां से 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। यहां पे अगर हम देखें तो चेंज इन टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेल्सियस। कितना टाइम लग रहा है वो हमें निकालना है। यहां पे हमने मिनट को कन्वर्ट नहीं किया था तो आंसर भी किसमें आएगा मिनट में आएगा। या तो अगर ऐसे नहीं बने तो दो इक्वेशन बना के रेशियो लो के, वैसे भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, दोनों सेम चीज ही। फिर हमें निकालना है क्या T1। अब T1 लेंगे अगेन 60 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 मतलब 55 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी कितना है 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यहां पे फिर से लिखेंगे 10 डिवाइड बाई टाइम हमें निकालना है, माइनस के की जगह पे पूरा पुट कर सकते हैं क्या 2 डिवाइड बाई 35, T1 माइनस T2 मतलब 55 माइनस 30, राइट, 55 माइनस 30, राइट, इस तरह से ये सिंपल। तो यहां से अगर हम क्या करें चेक करें तो यहां जा रहा है 2 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई 25, राइट, ये कैंसिल हो गया 7, 5 इंटू 2 10 और ये 10 कैंसिल होगा, तो टी आ जाएगा कितना 7 मिनट। तो पहले उतने ही के लिए क्या है 5 मिनट लगा है, बाद में उतने ही टेम्परेचर के लिए क्या लगा है टाइम ज्यादा लगा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है ना। पहले तेजी से कूल हो रहा है 5 मिनट में इतना चेंज हो गया, बाद में उतने ही चेंज के लिए टाइम क्या लगा है ज्यादा लगा है। अगर अगला और निकालोगे तो ये 7 से और ज्यादा आएगा, कहीं पे पहला 5 लगा अगला 7 लगा, हो सकता है अगला 11-12 समथिंग ऐसा है, राइट, काफी ज्यादा टाइम इस तरह से बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं सुना 5 लगा फिर 7 लगा तो अगला 9 आएगा, नहीं। क्लियर है ये? तो न्यूमेरिकल करने का जो तरीका रहेगा वो इस तरह से रहेगा, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, है ना। नोट करो इसे भी। रेडिएशन में एक और हमारे पास क्या है लॉ है, दैट इज नोन एज वेन्स लॉ। बेसिकली ये क्या है, एक ग्राफ है। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, ग्राफ दिया है। ग्राफ किसके बीच में दिया आप समझते हैं। ग्राफ के एक एक्सिस पे है रेडिएशन इंटेंसिटी, लिख दे रहा मैं, एक तरफ हमने लिख दिया क्या रेडिएशन इंटेंसिटी, कि कोई भी अगर कहीं पे रेडिएशन निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, और इंटेंसिटी का मतलब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ना लिख के मैंने इतना लिख दिया। और दूसरी तरफ लिया हुआ है वेवलेंथ, राइट, कि उसके लिए जो वेवलेंथ है उसमें कितने टाइप की कैसे एनर्जी निकल रही है। समझो इन्होंने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया कि जब भी कहीं से रेडिएशन निकल रहा है तो उसमें जो रेडिएशन या जो हीट निकल रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में नहीं है बल्कि रेंज ऑफ वेवलेंथ से निकल रहा है। एग्जांपल के तौर पे कहीं पे कैंडल हमने क्या कर दिया, जला दिया है, तो उससे जो हीट निकल रहा है, उससे जितनी भी हीट है वो पूरा हीट कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ने कैरी नहीं किया हुआ है बल्कि रेंज ऑफ वेवलेंथ ने क्या किया, कैरी किया है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि मान लो कहीं पे मोमबत्ती जल रही है, कैंडल जल रहा है, तो वहां पे जो हीट निकल रहा है वो 500 नैनोमीटर से लेके 600 नैनोमीटर तक, जबकि ऐसे तो विजुअल रेंज है, पर एग्जांपल के तौर पे ले लें कि यहां से लेके यहां तक जितने भी वेवलेंथ हैं सबने कुछ कुछ हीट क्या किया है, कैरी किया हुआ है। 500 वाले ने 501, 502, 503 करते करते 599 और 600 सबने। पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनमें से भी सबसे ज्यादा हीट जिसने कैरी किया हुआ है वो कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, सॉरी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ है। कैरी सबने किया, सारे वेवलेंथ में कुछ ना कुछ हीट रखा हुआ है, पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ने सबसे ज्यादा हीट क्या किया, रखा हुआ है। इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि लेट्स से 564 नैनोमीटर वाले ने क्या किया, सबसे ज्यादा हीट कैरी किया हुआ है। इनको ऑब्जर्वेशन ये निकला कि जब वो क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं,
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो वेवलेंथ जिसने सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी कर रखी है ये कम हो जाता है, राइट। इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। मतलब मान लो इसी एग्जांपल मैंने बोला कि कैंडल की जगह पे एक दूसरा कैंडल, बड़ा सा कैंडल जला दिया, जिससे टेम्परेचर क्या है, थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। उन्होंने देखा कि यार अभी भी 500 से लेकर 600 नैनोमीटर वाले ही जितने हैं सबने हीट कैरी कर रखा है, पर वो वेवलेंथ जिसने सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी किया हुआ है, लेट्स से अब हो गया कितना, 550 नैनोमीटर। जब टेम्परेचर क्या कर रहा है, और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो अभी भी सबने हीट कैरी कर रखा है, पर वो वेवलेंथ जिसने सबसे ज्यादा हीट कैरी कर रखा हुआ है वो फिर से क्या हो गया, कम हो गया, राइट। समथिंग इस तरह से। तो इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होती जा रही, कम होती जा रही। तो इनको यहां पे ग्राफ इस तरह से कुछ मिला, राइट। पहले उन्होंने देखा कि कम टेम्परेचर पे ये वाला पर्टिकुलर वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ जो है ये सबसे ज्यादा एनर्जी क्या कर रहा, रख रहा है, राइट, यहां पे। जबकि रखने को सबके सब रख रहे हैं, पर ये पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ये जो यहां पे आ रहा है वो सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी किया हुआ है। फिर जब टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये कुछ ग्राफ हमें इस तरह का मिल रहा है। ओवरऑल एनर्जी सबकी ही बढ़ जाएगी, पर वो वेवलेंथ जिसने सबसे ज्यादा एनर्जी क्या किया, रखा हुआ है, अब वो क्या हो गया, कम हो गया। फिर थोड़ा सा और टेम्परेचर क्या किया, बढ़ाया, तो उनको ग्राफ इस तरह का मिला। मतलब अगेन अभी भी सारे के सारे वेवलेंथ जो है उन्होंने क्या किया, एनर्जी कैरी कर रखी है, पर ये वेवलेंथ जिसने सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी की है वो क्या हो गया, बढ़ कम हो गया, है ना। तो जैसे, क्योंकि ओवरऑल तो एनर्जी बढ़ेगी, पर वो वेवलेंथ जिसने सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी की हुई है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहां पे हम ये मान ले रहे हैं कि भाई लेट्स से ये टेम्परेचर है कितने पे, T1 पे, ये T2 पे और ये T3 पे। तो यहां पे जो T3 है सबसे ज्यादा है, ये T2 उससे कम और T1 उससे भी कम। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसने एनर्जी सबसे ज्यादा कैरी की हुई है वो कम होता जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, यहां से कंक्लूजन निकाला कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, राइट। जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा रहे हैं तो क्या लगेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट कहलाएगा बी, फिक्स्ड सिंबल है, और इसको बोला जाता है विन्स कांस्टेंट। विन्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो तो 2.9 इंटू 10⁻³ और वैल्यू निकालेंगे बी की, तो लैम्डा इंटू टी हो जाएगा। लैम्डा मीटर में, टी केल्विन में, तो हो जाएगा मीटर केल्विन। कैलकुलेशन पर्पस के लिए अप्रोक्सीमेट हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, राइट। या फिर सिंपल लिख सकते हैं λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2, या लैम्डा इंटू टी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब इससे क्या कंक्लूजन, राइट, निकल सकता है, या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो हमने यहां पे पढ़ा हुआ है। दो टाइप के क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगेन एक थ्योरेटिकल और दूसरा न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या करेगा, ऐसे पूछ लेगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, मैंने ग्राफ थोड़े गलत तरीके से बनाया हुआ है, प्रॉपर तरीके से इस तरह से धीरे धीरे कम होता है, पर मीनिंग तुमको समझना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जब हम क्या करते हैं, कोई कैंडल मान लो हमने लिया है, और ये क्वेश्चन साइंस में आया था, जब साइंस होता था 9th 10th 7th 8th क्लास में, कैंडल जल रहा है, तो कैंडल में तुम फ्लेम को अगर देखोगे तो उसमें कई अलग अलग कलर्स दिखेंगे, राइट। बिल्कुल सेंटर में ब्लूइश कलर, फिर थोड़ा येलोइश, और सबसे ऊपर में रेडिश कलर होता है। क्वेश्चन पूछता है इनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस कलर का होगा, राइट। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कि भाई अगर वेवलेंथ कम है तो टेम्परेचर उसका क्या होगा, ज्यादा, या टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ उसका क्या होगा, कम। तो विबग्योर में अगर हम चेक करें तो जैसे जैसे रेड की तरफ जाते हैं वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है, मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम। तो ब्लूइश कलर जो होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा, और जो रेडिश कलर होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम। दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुमसे ये पूछ लेगा कि जब भी हम मान लो किसी रॉड को, लेट्स से एक लोहे का रॉड ले लिया, उसको हीट करना शुरू किए, तो जब उसे हीट करते हैं तो पहले वो रेड होता है, फिर थोड़ा येलोइश, और जब बहुत ज्यादा हॉट होता है तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लूइश में, राइट। पहले वो रेड हॉट होता है, उसके बाद धीरे धीरे कलर होता है किसके तरफ, टर्न होता है ब्लू के तरफ। तो पूछता है ऐसा क्यों होता है। अगेन आंसर हम देंगे किससे, विन्स लॉ से, कि भाई जैसे जैसे उसका टेम्परेचर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो वो रेडिएशन, क्योंकि एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, तो वो वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, और वही वो करेगा, डोमिनेट करेगा, वही कलर हमें दिखेगा, वो उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता जाता है। तो पहले रेड कलर सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडिएशन निकाल रहा था, जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया वो शिफ्ट हुआ येलोइश, और उसके बाद शिफ्ट हो जाता है ब्लूइश की तरफ। समझ में आया। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा जो तुमको क्या करना है, लिखना है। फिर ऐसे पूछ लेगा कि भाई सन का जो सरफेस है और जो कोर है उनका टेम्परेचर हमको पता है,
साइंटिस्ट ने निकाल रखा है कि भाई सन का टेम्परेचर कितना है, कोर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर कितना है, तो इनका टेम्परेचर कैसे निकाला गया? ऐसा तो है नहीं कि हम जाके थर्मामीटर लगा के चेक कर रहे हैं। तो निकाला कैसे गया? तो निकाला गया अगेन वेन्स लॉ से। जो भी वहां से सरफेस से फोटॉन्स आ रहे हैं और जो अंदर से फोटॉन्स आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को क्या किया जाता है? चेक किया जाता है, और उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यह पता किया जाता है कि उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो इस तरह से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के क्या करते हैं, वहां से आने वाले वेव्स को चेक किया जाता है और उसके हिसाब से निकाला जाता है कि उनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। न्यूमेरिकल क्या पूछेगा? न्यूमेरिकल सिंपल से पूछेगा कि वेवलेंथ दे देगा और बोलेगा उसके लिए करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, या टेम्परेचर देगा बोले उसके लिए करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालने के लिए। दूसरा टाइप से ऐसे दे देगा कि भाई लैम्डा 1 के लिए टेम्परेचर T1 है, तो लैम्डा 2 वेवलेंथ दे देगा, इसके लिए टेम्परेचर बताओ, तो लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2। तो बिल्कुल इजी टाइप के न्यूमेरिकल रहेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी 3 × 10⁻³ में रखना। क्लियर है ये? तो सिंपल हमारे पास हुआ है। तो इसमें जो भी थ्योरेटिकल वाले बताया हुए, थ्योरेटिकल में क्या बताया हुआ है कि फ्लेम में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होगा? राइट, वो ऐसा क्यों होता है वो लिख लेना, है ना, होता तो है पर ऐसा क्यों, वो सिंपल सा। दूसरा, किसी रॉड को जब हम क्या करेंगे, राइट, हीट करना, जलाएंगे हीट करना शुरू करेंगे तो उसका कलर रेड से ब्लू क्यों होता है, शिफ्ट क्यों होता है, वो ऐसा है ना। तुम चाहो तो सन के टेम्परेचर या कोर के टेम्परेचर या किसी भी दूसरे स्टार्स के टेम्परेचर कैसे निकाले जाते हैं, वो पार्ट भी तुमको लिख लेना है ना। न्यूमेरिकल कराने कोई मतलब नहीं, ज्यादा उस तरह से लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2 कर लोगे? गुड, राइट, नोट कर लो इतना बेटा। A black body of surface area, a black body of surface area 1 centimeter square is placed inside a closed vessel. Surface area 1 centimeter square is placed inside a closed vessel. Full stop. The vessel has a constant temperature of 27 degrees Celsius, 27 degrees Celsius, and the black body is maintained at 327 degrees Celsius. Black body is maintained at 327 degrees Celsius by heating it electrically. Right? तो इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करके उसको 327 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाता है। फुल स्टॉप। What electric power is needed to maintain the temperature? What electric power is needed to maintain the temperature? किस लॉ के आसपास सराउंड कर रही है क्वेश्चन? किस लॉ से यूज करना है इसको? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, राइट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे लेनी तुमको 6 × 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। क्लियर है ना? अप्रोक्सीमेट इससे लेना है। कई बार ऐसा होता है कि जब कांस्टेंट की वैल्यू देता है वो हिंट बन जाता है मेरे लिए, अच्छा ये यूज करना होगा, है ना। कई बार डमी भी दे देता है। चलो ट्राई करो। तो जो आंसर आएगा कितना आएगा? 0.729 वॉट। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, कैलकुलेशन ही गलत कर सकते हो और कुछ नहीं करोगे, राइट। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 600 केल्विन और ये 300 केल्विन, ये 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब इसमें पावर पूछा हुआ है तो Q डिवाइड बाई A इंटू T इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। Q बाई T क्या हो जाएगा? पावर, राइट। इस टर्म को पावर लिख सकते हैं, तो हमने लिखा पावर डिवाइड बाई एरिया, लेकिन पावर निकालना तो एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिग्मा A T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। सिग्मा की वैल्यू कितनी? 6 × 10⁻�8। एरिया कितना? 10⁻⁻4। 600, तो 6 × 10⁻² टू द पावर 4 माइनस 3 × 10 टू द पावर 2 टू द पावर 4। यहां से 2 का पावर 4 मतलब 8, यहां भी 8 बाहर निकाल लो, ये -8 और उसका +8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पे बचा 6 × 10⁻⁻4 और यहां पे बचा 6 टू द पावर 4
माइनस 3 टू द पावर 4, वही है। या तो तुम इसको क्या कर सकते हो, 36 टू इसका स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज कर सकते हो। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 36 प्लस 9 इंटू 36 माइनस 9, बस मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर, है ना। यहाँ पे 10⁻⁴ भी, इसका ध्यान रखना। तो सॉल्व करने पे आंसर जो आएगा 0.729 वॉट पड़ा हुआ है। dq बाई dt इज इक्वल टू राइट ka t1 माइनस t2 डिवाइड बाई l, ये हमारा क्या कंडक्शन का फॉर्मूला। अब कई बार यहां पे क्या करेगा, जो dq है, क्योंकि dq को लिखने का तरीका अलग अलग है, कई बार इसको कंबाइन करेगा। याद करो एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमें निकालना था रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस बराबर हो किसके, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ वाटर, रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो वहां पे भी जो dm था या dq था, उसको लिखा था dm इंटू LF और dm इंटू LV, और वहां से dm की वैल्यू निकाली थी। तो कई बार इस फॉर्मूले को क्या करेगा, वो कंबाइन करने की कोशिश करेगा अलग अलग तरीके से, क्योंकि यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। कैसे कैसे करेगा, कभी बोल देगा कि हमारे पास क्या है, मास है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर T1 से T2 चला गया, है ना, ऐसे करके, या चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो उसके लिए लिखना है dq इज इक्वल टू ms डेल्टा t, और इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे। इसी तरह से कई बार ऐसा हो जाएगा कि dq इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, mlf, कई बार लिखेंगे mlv। अभी तो हमने सिर्फ यही 3 पढ़ा हुआ है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी में हम क्या करेंगे, सीपी और सीवी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम सीपी और सीवी के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वहां पे dq को रिप्लेस किया जा सकता है ncv डेल्टा t से। जैसे यहां पे ms डेल्टा t है, वहां पे कैसा हो जाएगा, ncv डेल्टा t, और अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो ncp डेल्टा t। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि यही सी अलग अलग वैरायटी के क्या करेगा, क्वेश्चन बनाता रहेगा। कभी इसको क्या कर देगा, यहां रिप्लेस करेगा, कभी इसको, ऐसे करके। तो इन दो फॉर्मूले को, इसको और इसकी वैरायटीज को कंबाइन कर करके क्या करेगा, क्वेश्चन बनाएगा। दिमाग काम करना चाहिए कि भैया कहां पे क्या लगने वाला है। सीवी और सीपी के हमको क्या करने, कुछ क्वेश्चन देखने हैं, बट सिंस अभी हमने उसको नहीं पढ़ा हुआ है, उस क्वेश्चन को अभी हम क्या कर रहे हैं, पेंडिंग में रख रहे हैं, वो भी आएगा बाद में। बट वो सीवी सीपी को, सीपी सीवी वाले टर्म्स को, जो हीट है, उसको कंडक्शन से क्या करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखना है, यहां पे आ रहा है dq के जितने फॉर्मूले हो सकते हैं वहां पे क्या करेगा, रखेगा। क्लियर है ये? तो इसको भी तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और ये ध्यान रखना है कि इसके बार बार पुट कर करके क्या करेगा, अलग टाइप से क्वेश्चन बनाता रहेगा, है ना। और एक दो क्या करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख लेना है। हालांकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है, फिर भी नोट करना है, उसको भी नोट करो सर। एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में जब इसको सीखेंगे तो ध्यान रखना इसको कंडक्शन वाले टॉपिक के साथ क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन लिखना है, हालांकि क्वेश्चन हमें पता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, Newton's law of cooling is a special case of पहला विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस लॉ को विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं। पहला विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, दूसरा किरचॉफ्स लॉ, थर्ड स्टीफेंस लॉ, फोर्थ प्लैंक्स लॉ, आंसर क्या होगा, स्टीफेंस लॉ, राइट। वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड is kept on a furnace. One end of a metal rod is kept on a furnace. Full stop. In steady state, the temperature of rod पहला increases, second decreases, third remains constant with time, fourth is non-uniform throughout the length,
नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। क्या लिखेंगे आंसर? सी एंड डी दोनों, राइट। स्टेडी स्टेट के टाइम पे टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाता है, लेकिन रॉड में तो अलग अलग रहेगा, तो आंसर सी और डी दोनों जाएगा। राइट, एक और लिखना है, अ ब्लैक बॉडी डज नॉट ऑप्शन ए emit radiation, option A emit radiation, second absorbs radiation, third reflect radiation, fourth refract radiation, आंसर क्या रहेंगे? अगेन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट। एक जो ब्लैक बॉडी होता है ना तो रिफ्लेक्ट करता है और ना तो रिफ्रैक्ट करता है, ये सिर्फ क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि बढ़िया एब्जॉर्बर होता है, और जितना बढ़िया एब्जॉर्बर उतनी बढ़िया इमिटर, तो इमिट भी करेगा। क्लियर है? ये हमारा क्या रेडिएशन वाला पार्ट, और रेडिएशन के साथ साथ ये हमारा क्या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।